So the next unit is enterprise risk management. That is third unit of CCB, Cloud Computing for Business. Code is KMB IT03. So for that, you can access the web reference. These are the list of references. First is Cloud Computing, जो book मैंने आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड की है, और इसके अलावा एक ब्लॉग मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और इसके अलावा अदर वेब रिसोर्सेज भी यू कैन एक्सेस फॉर द टॉपिक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपली अगर आप गूगल पे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डालेंगे, ठीक है, गूगल स्कॉलर में अगर इसके बारे में डालेंगे तो आपको कई सारे पेपर्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर। ठीक है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं टू नो कि अभी जो है हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या कवर करते हैं। ठीक है, नए डोमेन क्या है, फ्यूचर डायमेंशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो वो सारे कुछ आप जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। So what is enterprise risk management? Basically, enterprise risk management is the practice of planning or coordinating, executing, and handling the activities of an organization in order to minimize the impact of risk on the investment and earnings. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक करें तो तीन पार्ट में हो गया, एंटरप्राइज रिस्क एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एनी एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर किस एक्टिविटी को आपको मैनेज करना है? जो एंटरप्राइज की रिस्क से रिलेटेड हो। ठीक है, मींस आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्क ऑकर कर रहे हैं उनको आपको मैनेज करना है। तो ये लिखा हुआ है, ERM इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड हैंडलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ा रहा था आपको, कि आप आजकल क्या करते हैं, कंपनीज एक ही जगह पर फुल कैपेसिटी का प्लांट डेवलप करने की बजाय अलग अलग लोकेशन में छोटे छोटे प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि इनकेस अगर कोई प्लांट कोलैप्स कर जाए, ठीक है, तो दूसरी जगह से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन स्केल अप करके और उस यूनिट के प्रोडक्शन को भी मीट किया जा सके। ठीक है, एक ही जगह पर आपने जो है फुल कैपेसिटी का प्लांट लगा दिया और इनकेस कोई नेचुरल डिजास्टर हॉकर कर गया, मान लीजिए फ्लड आ गया, सुनामी आ गई या कुछ और हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है उस डेटा को या उस ऑर्गेनाइजेशन को रिट्रीव करने में या अपनी पुरानी पोजीशन में लाने में आपको कई साल लग जाएंगे और हो सकता है कि आप बैंकरप्ट भी हो जाओ। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि रिस्क जो पार्ट है ना, चाहे वो नेचुरल हो चाहे असाइनेबल हो, ठीक है, दोनों ही पॉइंट कंसीडर करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि किस तरीके से रिस्क ऑकर हो रहा है, इसमें कहते हैं ना बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस आप करते हैं। ठीक है, व्हाट इज BIA, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, रिस्क क्या क्या होते हैं, रिस्क में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, और किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बीच में कोरिलेशन वगैरह ड्रॉ करते हैं। इसमें मैंने क्वालिटी जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ उसमें मैंने एक PDPC चार्ट भी बताया था। ठीक है, तो उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस एंड PDPC का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ERM extend the approach to incorporate not only risk connected with the unexpected losses but also the strategic, financial and operational risk। पहले आप 1990s के पहले देखिए तो रिस्क को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था, इसलिए आप देखिए तो, और अच्छा उस समय जो बिजनेसेस हुआ करते थे वो इस तरीके से ग्लोबलाइज्ड या ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं प्रिपेयर किए जाते थे। ठीक है, लोग एक तरीके से कह सकते हैं लोकल ही रहते थे और लोकल में ही अपना बिजनेस क्रिएट करके और वहीं पर ही उनका बिजनेस एक्सपायर हो जाता था। ठीक है, या किसी कंपटीटर ने बीट कर दिया, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो आज से 20 साल पहले आप लोगों ने सुने होंगे और अब आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ये जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है इसको उन्होंने कभी कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब रिस्क असाइनेबल भी होते हैं ना। असाइनेबल में क्या है कि ये जो आपका डायनेमिक्स है, बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो रही है, या आपका वर्कर मशीनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये असाइनेबल कॉजेज हैं जिन्हें आप करेक्ट कर सकते थे लेकिन आपने टाइमली करेक्ट नहीं किया। ठीक है, मोटोरोला जैसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसने सिक्स सिग्मा जैसा कॉन्सेप्ट दिया और उसके बावजूद भी वो नंबर 1 कंपनी नहीं रह पाई, ठीक है, अपने सेगमेंट में, तो दैट इज द मेजर चैलेंज की मीन्स आप अगर किसी भी फैक्टर को आपने
कह सकते हैं कि आपने वेटेज कम दी जब आप कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट विल अफेक्ट योर बिजनेस। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ERM extends the approach to incorporate not only the risk connected with unexpected losses but also the strategic financial and operational risk, है ना। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है रिस्क अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से रिलेटेड रिस्क को कवर करें, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिगार्डिंग कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग कभी कभी होता है ना कि बजट ही एक्सीड कर जाता है, ठीक है, आप कुछ इंप्लीमेंट करने गए, जब आप पूछने जाते हैं तो आपको कुछ और फिगर दी जाती है, फिर उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ते 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 अल्टीमेटली पता चला 1.5 गुना ज्यादा बजट हो गया। अब उतना तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं की थी, तो फिर कहाँ से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, आपने सही से सप्लायर्स नहीं आइडेंटिफाई किए, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आइडेंटिफाई किया। जैसे हल्दीराम और बीकानेर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो हल्दीराम बीकानेर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी गली चौराहे नुक्कड़ किसी भी जगह पर आपको उसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, आप देखिए दिवाली में या होली में या त्योहारों में आप देखिए तो हल्दीराम के आपको पैक्ड बहुत सारे मतलब आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है कि उनका जो डीसी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो इतना ज्यादा एफिशिएंट उन्होंने कर लिया। तो ऑपरेशनल रिस्क अगर, और वहीं पर और प्लेयर्स को देखिए उनका इतना ज्यादा एफिशिएंट जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो नहीं है, तो इस वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इन पॉइंट्स पर भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक रिस्क, मींस कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट इज द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और द एंटरप्राइज रिस्क एंड एश्योरेंस मैनेजमेंट। अब ये देखिए इसमें एक एश्योरेंस वर्ड और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो इसे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है और कहीं कहीं पर एंटरप्राइज रिस्क एंड एश्योरेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। एश्योरेंस क्या है कि श्योरिटी कर लेना, दोबारा से चेक कर लेना कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिस्क किस वजह से ऑकर कर रहा है, कितने परसेंट जो है एफिशिएंट है ये रिस्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करने के लिए। अब आप इसमें दो टर्म और कंसीडर कर सकते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होता है और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या होता है, इन केस रिस्क ऑकर कर गया, ठीक है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस कर ली, इंपैक्ट एनालिसिस के बाद आप क्या करेंगे, बीसीपी भी बनाएंगे। बीसीपी क्या होता है कि इनकेस अगर रिस्क ऑकर हो गया और उसने मेरे जो 2 प्लांट है फॉर एग्जांपल इस जगहों के, है ना, हर जगह पर अलग तरीके का थ्रेट है ना। अब यहाँ दिल्ली साइड में आप देखिए तो अर्थक्वेक अभी पिछले कह सकते हैं पिछले 2-3 महीनों में ज्यादा नोटिस किए गए हैं। ठीक है, इवन रेवाड़ी में तो अच्छा खासा 5 की रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक था वो नोटिस किया गया था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि किस रिस्क का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके साथ साथ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी बनाएंगे कि कौन सी सिनेरियो में आप किस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, रन करेंगे, है ना। ऐसा ना हो कि जो रिस्क ऑकर हुआ उसके बाद आपका बिजनेस ही बंद हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए कनॉट प्लेस में जो महंगी महंगी दुकानें हुआ करती थी, ठीक है, जिन लोगों ने किराए पर ले रखा था वो सारे खाली करके चले गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स में अभी जाकर के देखिए तो काफी सारी दुकानें जो है बंद दिखेंगी, इंदिरापुरम में चले जाइए एक बार। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं जो रिस्क ऑकर हो रहा है उस सब को आपने ध्यान नहीं दिया था या कंसीडर नहीं किया था, और उसकी वजह पर आपको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप उसके शिकार हो गए, है ना, उसको आप टाइमली मिटिगेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो बेसिकली इसीलिए इसका नाम दिया गया है एंटरप्राइज रिस्क एंड एश्योरेंस मैनेजमेंट। तो व्हाट इज ईआरएम, तो बेसिकली कंसर्न विद द ब्रॉड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ब्रॉड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पर्सपेक्टिव इसमें कंसीडर किया जाता है कि मुझे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो बजट कंस्ट्रेंट है और बाकी का जो कहाँ से कह सकते हैं कि आपको इनकम आएगी और कहाँ पर आप जो है आपको खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, किस तरीके से आप जो है प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करेंगे, और ऑपरेटिंग पर्सपेक्टिव, तो इन सभी को आपको कंसीडर करते हुए काम करना पड़ेगा, अपना फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, next is recognizes the interdependency among the corporate financial and environmental factors। ठीक है, अब इनके बीच में आप इंटरडिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरडिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि इनके बीच में क्या लिंकेज है ना, कॉर्पोरेट के बीच में फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। अब एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, वो नेचुरल हैजार्ड, है ना। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है कि फंड की कमी की वजह से, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, ईआरपी के जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो इंटरनेट बेस्ड हुआ करती थी ना क्लाउड से पहले, तो उसमें क्या होता था कि आपने फैशन में आकर के देखा कि मेरे कंप्यूटर ने जो है ईआरपी इंप्लीमेंट कर रखा है
और आपने भी एसएपी को बुला करके, ओरेकल को बुला के, या किसी और कंपनी को बुला करके आपने ईआरपी सॉल्यूशन ले लिया, और अल्टीमेटली आप उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि आपका बजट ही इतना एक्सीड हो गया कि अल्टीमेटली, और बजट एक्सीड होने के साथ साथ आप कह सकते हैं वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको मैप करने चाहिए, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंसीज की इनका आपस में क्या कोरिलेशन है, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इन सभी को एक तरीके से कह सकते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स ड्राफ्ट करने की जरूरत है व्हाइल डिजाइनिंग द enterprise risk management. Okay, and next is the strives to determine and implement an optimal strategy to achieve the primary objective. Primary objective आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ अ फर्म, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, जो भी कस्टमर के पैरामीटर हैं, क्वालिटी पैरामीटर, उनको कंसीडर करते हुए वो प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और अपना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमाइज द वैल्यू मींस कस्टमर को ये लगे कि जितना पैसा वो दे रहा है उसकी वर्थ में उससे कहीं ज्यादा उसे जो है प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है, ठीक है। तो स्ट्राइव्स टू डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एन ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करने की जरूरत है, इस तरीके का प्लान ड्राफ्ट करने की जरूरत है, जिसमें कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड हो और इसके साथ साथ सारे स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कंसीडर हो। तो जो आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करते हुए उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, इन केस अगर रिस्क ऑकर हो गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग कैसे करूंगा, कितना जल्दी से जल्दी मैं उस रिस्क से उबर पाता हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको ड्राफ्ट करने की जरूरत है व्हाइल डीलिंग विद द enterprise risk management. So this is the basic introduction of enterprise risk management. If you have any doubt or query, you may ask.